नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तुषारकांत शर्मा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल। 24 मई को हर साल वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। तो आज मैं आपके समक्ष स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी से रिलेटेड कुछ भ्रांतियाँ जो लोगों के बीच में है उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। ये मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो निम्न प्रकार की भ्रांतियाँ लेकर आते हैं, जिसको मैंने एक पेपर पे नोट डाउन किया है। मैं एक एक भ्रांति के बारे में डिस्कस करूँगा और हो सके तो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको काम आए। सबसे पहली भ्रांति है, लोग ये सोचते हैं कि ये जो है बीमारी, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये भूत प्रेत व ओपरे की बीमारी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्किज़ोफ्रेनिया पूर्णतः एक मेंटल इलनेस है जो कि ब्रेन में एक केमिकल के बढ़ जाने की वजह से होता है, जो कि डोपामिन केमिकल होता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं होने के, जैसे जेनेटिक फैक्टर है, हेरिडिटरी फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। दूसरा ये है कि आमतौर पे व्यक्ति सोचता है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो बेचारे डरे सहमे हुए रहते हैं। उनको हमेशा डर सताता रहता है, घबराहट रहती है कि कोई मेरे पीछे पड़ा हो, इसलिए वो आइसोलेटेड रहते हैं, अकेले रहते हैं। हाँ, कुछ सिचुएशन में जब उनको डर लगता है, सताता है कि ये मेरा कुछ हार्म कर देगा, तब वो थोड़ा आक्रामक हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो अपने पेशेंट्स को लेके आते हैं उनके अंदर ये गिल्ट फीलिंग रहती है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती होगी। पेरेंट्स को लगता है कि हमारी शायद बैड पेरेंटिंग थी, जिसकी वजह से आज हमारा बच्चा स्किज़ोफ्रेनिया के रोग से ग्रस्त है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खाली एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा रोल जेनेटिक फैक्टर का भी है, न्यूरोकेमिकल फैक्टर का भी है। ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा हाथ नहीं है। और ये वैसी बीमारी है जैसे कि अदर क्रोनिक इलनेसेस होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मीठा खा लिया तो मुझे शुगर हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो इसी तरह से बचपन में अगर हमने गलत परवरिश की, उसकी वजह से ही स्किज़ोफ्रेनिया होना और उसी वजह से अपने आप को गिल्ट महसूस करना, ये गलत है। अगली भ्रांति ये रहती है कि अगर किसी के पेरेंट को अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो पक्का बच्चों को स्किज़ोफ्रेनिया होगा ही। ये तो वही बात होगी कि जैसे मेरे पिताजी को डायबिटीज़ है तो मुझे 100% डायबिटीज़ है, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, चांसेस ज़रूर बढ़ जाते हैं। सेम विथ स्किज़ोफ्रेनिया। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की प्रिवलेंस को देखें तो ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन में होती है, 1% को होती है। बट अगर किसी के पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट या बोथ पेरेंट्स आर स्किज़ोफ्रेनिक, तो इनकी पॉसिबिलिटी परसेंटेज बढ़ जाती है। जैसे सिंगल पेरेंट है तो 7 to 8%, और अगर बोथ द पेरेंट्स है देन अप टू द 15%। नेक्स्ट भ्रांति है कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ का IQ बहुत कम होता है। ये बहुत ही गलत धारणा है। अगर एक मूवी देखी हुई हॉलीवुड की ब्यूटीफुल माइंड, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर जॉन नैश के ऊपर आधारित है, तो IQ का इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। ये बीमारी लो IQ के व्यक्ति को भी, मेंटल रिटार्डेड को भी हो सकती है, और हाई से हाई IQ वाले व्यक्ति को भी हो सकती है। अगली भ्रांति रहती है कि अगर किसी को एक बार स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो उसका पूरा जीवन मेंटल हॉस्पिटल में गुजर जाएगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आज साइंस काफ़ी डेवलप हो चुकी है, दवाई अवेलेबल है जो लीस्ट साइड इफ़ेक्ट के साथ अवेलेबल है, कम से कम दवाई में इलाज हो सकता है। बट हमें मरीज को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट के लिए लाना चाहिए। नेक्स्ट भ्रांति है कि आपको अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो आप कोई महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने के योग्य नहीं है। ये कहना सरासर गलत है। अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो वो अपने पद को पे रहते हुए हर काम को कर सकता है, बशर्ते वो दवाई टाइम से लेता रहे, उसका डोपामिन लेवल कंट्रोल में रहे, वो अपने अलग से जो एनवायरनमेंट में चला जाता है उससे बाहर आए, रियल वर्ल्ड में आए। नेक्स्ट भ्रांति रहती है आप कभी इसे पूर्णतः रिकवर नहीं हो सकते। लोगों को ये लगता है कि ये तो बीमारी हो गया, पूर्णतः रिकवर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। जैसे किसी को बोलते हैं डायबिटीज़ हो गया, अब तो हम रिकवर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते रिकवर? अगर आप एक गोली रोज़ खाते रहेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी और उससे होने वाले प्रभाव से हम अपने शरीर के ऑर्गन्स में होने वाले प्रभाव से हम बचा सकते हैं। सेम स्किज़ोफ्रेनिया में भी एप्लीकेबल है। इट्स ऑल्सो ए क्रॉनिक इलनेस। तो अगर हम एक दवाई लेते हैं, उस दवा लेते लेते हम हर काम कर सकते हैं और हम ठीक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम व्यक्ति जो स्किज़ोफ्रेनिक होता है वो दवाई का आदी हो जाता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को, उनके रिलेटिव को हमेशा ये कहता हूँ, ज़रूरत और आदत में डिफरेंस है।
तो स्किज़ोफ्रेनिया में जो हम दवाई देते हैं या कोई भी क्रॉनिक इलनेस में हम दवाई देते हैं वो आपके शरीर की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप आदत हो गई है, आदत नहीं है, वो ज़रूरत है, शरीर को चाहिए वो। तो इसको हम डिपेंडेंस नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए इस योर बॉडी रिक्वायरमेंट। अब है तो है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट कि हमें या हमारे रिलेटिव को किसी को बीमारी हो गई है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ना, और उसका इलाज कराना चाहिए। लास्ट जो भ्रांति वो है कि मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओबियसली सारे जो भी मेडिसिन होती है हमारी एलोपैथी में बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स निकल के सामने आते हैं, समय के साथ में निकलते रहते हैं, नए नए साइड इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं, जिसको रिसर्च के थ्रू हमें पता चलता रहता है। बट अगर आप दवाई डॉक्टर्स पे रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आता है या जब फॉलोअप पे जाते हैं तो डॉक्टर उसको देखता है, तो हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो डरे साइड इफ़ेक्ट्स से डरना नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स डॉक्टर्स के लिए है, लेट देम टेक ए कॉल अबाउट इट, है ना। आप और हम कम से कम दवाई में सबका इलाज कर सकते हैं। हो सकता है इन मिथकों के बारे में मैंने जो आपको आज बात कही उससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।